10वीं सुंदरी फूलन देवी। 14 फरवरी 1981 की वो सुबह गांव की आम सुबह की तरह नहीं थी। अलग बात ये थी कि गांव में शादी का माहौल था। अचानक गांव में 20 लोग पुलिस की वर्दी में घुस आए, लेकिन ये लोग पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। जहां ये लोग गांव वालों को धमकाकर अपनी दहशत फैला रहे थे, वहीं गांव वाले इनसे बचने का उपाय खोज रहे थे। इनके साथ जो महिला इन सभी को लीड कर रही थी, उसके इरादे काफी खूंखार और खतरनाक थे। उस महिला ने गांव के 20 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और सभी को गोली मार दी और फिर पूरा गैंग वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की सांस अटक गई और इस मामले को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां मिलने लगी। उस गांव का नाम था बेमही और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला था डकैत 10वीं सुंदरी फूलन देवी का गैंग। फूलन देवी ने जिस गांव में यह हत्याकांड किया था, वो गांव ठाकुरों का गांव था। डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फूलन देवी इतनी खतरनाक और खूंखार कैसे बनी। तो आइए जानते हैं चंबल के बीहड़ों से निकलकर सभ्य समाज के मुंह पर आज भी तमाचे बरसाती फूलन देवी की दर्द भरी दास्तान। गांव के चौराहे पर पेट से बंधा हुआ आदमी रहम की भीख मांग रहा था और वो उसे लगातार मारपीट किए जा रही थी, गालियां दिए जा रही थी। इसके साथ ही बहुत सारे गांव को चेतावनी दे रही थी। ऐसा लगता है कि पिटने वाले व्यक्ति में इसके साथ बहुत अन्याय किया था, जिसका वो गिन गिन कर बदला ले रही थी। सारा गांव चुपचाप देख रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी मुंह से बोल दे, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा गैंग था। लेकिन उसके साथ ही एक और कारण था, और वो ये कि कहीं न कहीं उसने पूरे गांव को अपराध बोध का एहसास करा दिया था। समाज की परंपराएं और स्त्रियों के प्रति डबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ने इस औरत को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। वो महिला और कोई नहीं, अपने समय की कुख्यात डकैत फूलन देवी थी। और वो जिस व्यक्ति को पीट रही थी, वो उसका एक्स हस्बैंड था, जिसने एक पति के तौर पर न केवल अपनी नाबालिग पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार किया, बल्कि उसे अपने घर से निकालकर समाज में बैठे हवस के भूखे भेड़ियों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था। फूलन देवी ने अपने एक्स हस्बैंड को जान से नहीं मारा, लेकिन पूरे गांव को वो एक चेतावनी देकर जरूर चली गई कि आज के बाद अगर किसी ने इस गांव में किसी भी नाबालिग बेटी की शादी कराई, तो उसके साथ साथ उस शादी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऊपर की दो घटनाओं से आप ये तो जान गए होंगे कि फूलन देवी के भीतर गुस्से का लावा किस कदर भरा हुआ था। आइए अब जानते हैं इसके पीछे की डार्क इनसाइड स्टोरी। लेकिन हमारे जिन साथियों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव गुरहा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को एक गरीब परिवार में फूलन देवी का जन्म हुआ था। एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी बचपन से ही अग्रेसिव नेचर की रही है। वो गलत बातों का न केवल विरोध करना जानती थी, बल्कि सामने वाले को अपनी पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करती थी। वो गुस्से में लड़कों की तरह गालियां बकती, लेकिन उसका यही नेचर उसकी इमेज को नेगेटिव शेड देता चला गया। बचपन से ही वो जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठाती थी, वो उसकी शिकायत लेकर उसके माता पिता के पास पहुंच जाते थे और घर में सही या गलत देखे बिना फूलन देवी को ही दोषी ठहराया जाता था। फूलन देवी के पिता का अपने भाई के साथ जमीन जायदाद को लेकर केस चलता था। फूलन के ताऊ ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, इसलिए पिताजी जो भी कमाते थे वो वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरी में चला जाता था। घर के हालात बहुत खराब थे। फूलन के परिवार में उसकी एक बहन के अलावा उसके 2 भाई भी थे, लेकिन भाइयों की किसी कारणवश मौत हो जाती है। उनके पास 1 एकड़ जमीन थी। अब उसके पास लड़के तो थे नहीं, केवल 2 लड़कियां ही थीं। इसलिए इनके ताऊ का सोचना था कि जब ये दोनों लड़कियां ससुराल चली जाएंगी, तो उनके छोटे भाई की जमीन किस काम आएगी। इसलिए वो किसी भी तरीके से जमीन पर कब्जा करना चाहता था। फूलन के पिता की जमीन पर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, जिसे फूलन का ताऊ काटना चाहता था ताकि वो जमीन पर कब्जा कर ले। उसने अपने छोटे भाई यानी फूलन के पिता देवी दीन पर दबाव बनाया कि इस नीम के पेड़ को काट दिया जाए। उसके पिता अपने भाई के प्रेशर के आगे झुक गए, लेकिन फूलन ने अपनी सहेलियों की टोली लेकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, फूलन ने सीधे सीधे अपने ताऊ के घर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस समय फूलन की उम्र केवल 10 साल थी। ताऊ को फूलन की हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे मारपीट कर घायल कर दिया और भगा दिया। इस मामले को लेकर उसके माता पिता और बहन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन फूलन अपनी जमीन के लिए लड़ रही थी। 11 साल के फूलन की इन तमाम हरकतों से तंग आकर उसके पिता देवी दीन ने पुतिन राम के 35 साल के लड़के पुत्ती लाल से फूलन की शादी कर दी। उसका ससुराल अपने गांव से कई मील दूर महेशपुर की मड़िया में था, लेकिन फूलन का स्वभाव अभी भी वैसा ही था। वो 11 साल की बच्ची ही थी और हमेशा गलत बात का विरोध करती थी, जिसके चलते ससुराल में भी उसके झगड़े होने लगे और उसकी शिकायतें आने लगी। उसके पुत्तीलाल ने फूलन के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। वो ये भूल गया था कि उसकी पत्नी केवल 11 साल की है। उसकी पत्नी चीखती रही, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी करता रहा।
जिसके बाद जब उसकी मर्जी होती है वो अपनी पत्नी को अपना शिकार बना लेता था। ससुराल में रहने वाले लोग भी इस बात को जान गए थे, गांव के लोग भी समझ गए थे, लेकिन कोई भी फूलन का साथ नहीं दे रहा था। सब चुप हो गए थे। फूलन ने इस तरह ससुराल वालों के अत्याचार में लगभग 1 से 2 साल सहन किए। एक दिन पति की मारपीट, दरिंदगी और ससुराल में अपमान से तंग आकर फूलन वापस अपने पिता के घर आ गई। वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और उससे सभी बातें बताई, पर उसके पिता का कहना था कि उसे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर वापस उसे ससुराल भेज देंगे। फूलन ने अपने माता पिता से रिक्वेस्ट की कि वो उसे ससुराल न भेजें। गांव के लोग पहले से ही फूलन के खिलाफ थे। किसी तरह 1-2 साल और गुजरते हैं, तब फूलन थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाती है। फूलन को एक दिन गांव के सरपंच का बेटा पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर फूलन सरपंच के बेटे की पूरी तरह पिटाई कर देती है। ये बात जब गांव के लोगों को पता चलती है तो पंचायत बिठाई जाती है और फूलन को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। निराश होकर फूलन अपनी मौसी के लड़के कैलाश के घर जाकर रहने लगती है, लेकिन वहाँ भी उसकी भाभी से उसे ताने सुनने को मिलते हैं। इस बीच उसका संपर्क चंबल के भीड़ों में रहने वाले डकैतों से भी हो जाता है। वो वापस एक बार अपने गाँव आती है तो इधर गाँव वाले इस बार उसकी शिकायत पुलिस से कर देते हैं। पुलिस की बात सुनने की बजाय उसे लॉकअप में बंद करके उसके साथ बलात्कार करती है। लगभग 3 दिन तक थाने के स्टाफ के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाता है। 3 दिन बाद जब छूट कर वो अपने घर आती है, इस समय उसके गांव में बाबू गुर्जर धावा बोल देता है। वो फूलन को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है, लेकिन बाबू गुर्जर बीहड़ में ले जाकर फूलन के साथ बलात्कार करता है। उसकी जब मर्जी होती तब वो फूलन को अपनी हवस का शिकार बना लेता। इसके ग्रुप में विक्रम मल्लाह नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। वो देखता है कि उसकी ही जाति की लड़की के साथ गलत हो रहा है। उसे फूलन पर दया आ जाती है और वो फूलन का साथ देने लगता है, लेकिन बाबू गुर्जर अपनी हरकत से बाज नहीं आता। एक दिन जब बाबू गुर्जर फूलन के साथ बलात्कार कर रहा होता है, इस समय विक्रम मल्लाह उसे गोली मार देता है। उसके बाद बाबू गुर्जर के गैंग में फूट पड़ जाती है। उसके 2 गुट बन जाते हैं, एक गुट ठाकुरों का हो जाता है और दूसरा गुट मल्लाह। गैंग के ठाकुरों को लगता है कि फूलन देवी की वजह से उनके सरदार की हत्या हुई। अब मल्लाह गैंग का सरदार विक्रम बन जाता है और वो फूलन को अपनी सिक्योरिटी दे देता है। फूलन की जिंदगी का यही टर्निंग पॉइंट रहता है। अब वो विक्रम मल्लाह गैंग की इकलौती महिला सदस्य थी। ये लोग लूटपाट डकैती किया करते थे। धीरे धीरे इस गैंग का उस क्षेत्र में डर बढ़ने लगा। एक दिन वो ससुराल जाती है तो पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद वो अपने पति को घर से बाहर खींचती है, उसके बाद मारपीट करती है और मरने तक मारती है, मरने नहीं देती। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वो अपने पति को जिंदा छोड़ देती है। पूरे गांव को चेतावनी देकर वापस चली जाती है, लेकिन ये चेतावनी वो एसपी को लिखे इस पत्र के तौर पर देती है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यदि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने छोटी बच्ची से शादी की तो उसका भी यही हाल किया जाएगा। फूलन की चिट्ठी का असर यह हुआ कि उस क्षेत्र में बाल विवाह बंद हो गया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इधर बाबू गुर्जर जब गैंग का लीडर था, उस समय उसके गैंग के 2 व्यक्ति श्री राम और लाला राम की मुखबिरी हो गई थी, जिसके चलते वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वो दोनों जेल में बंद थे, लेकिन कुछ समय बाद वो जेल से छूट कर आ गए। तब उन्हें पता चला कि विक्रम मल्लाह ने एक लड़की के चलते बाबू गुर्जर की हत्या कर दी है और खुद ही गैंग का लीडर बन गया है। तो उनके मन में बदले की भावना भर चुकी थी। लेकिन ये दोनों जब विक्रम मल्लाह के गैंग में आए तो विक्रम मल्लाह उनके मन की बात नहीं जानता था। उसने तो बाकायदा उनका स्वागत किया और उनको अपनी गैंग में जगह दे दी। इन दोनों के सामने जब फूलन देवी आई तो उनका खून खौल उठा। मौका पाकर इन लोगों ने भी फूलन देवी के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम मल्लाह ने इसका विरोध किया। एक दिन मौका पाकर इन दोनों ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। गैंग में एक बार फिर से फूट पड़ गई। फिर ठाकुर डकैतों और मल्लाह डकैतों के बीच गैंग में ही झगड़ा शुरू होने लगा, जिनमें कुछ मल्लाह तो मारे गए और कुछ भाग गए। फूलन देवी पकड़ी गई। श्री राम लाल और लाला राम दोनों ही फूलन देवी को पकड़कर कानपुर के नजदीक बहमई गांव लेकर आई। इसके बाद फूलन देवी के साथ वहां जो हुआ उसने हमेशा के लिए इंसानियत को कलंकित कर दिया। गांव में लाने के बाद फूलन देवी को हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बारी बारी से करीब 20 से 22 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। दिन भर में करीब 10-12 लोग आते हैं और फूलन देवी को रौंद कर चले जाते हैं। यह सिलसिला लगातार 21 दिनों तक चलता रहा। कहते हैं कि फूलन देवी को इतने दिनों तक ना तो कुछ खाने को दिया जाता था और ना ही उसे खोला जाता था। अगर वो रोने लगती थी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते थे। पूरे गांव को उसके साथ रेप करने की छूट दे दी गई थी। हालांकि ऑफिशियली केवल 22 लोगों की जानकारी है जिन्होंने उसके साथ रेप किया था, लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है कि बच्चे बूढ़े सबने उस मजबूर महिला के साथ अपना मुंह काला किया था। इतने पर भी श्री राम लाल और लाला राम का मन नहीं भरा। एक दिन उन्होंने फूलन देवी को बिना कपड़ों के सबके सामने बाहर निकाला, गांव वालों को इकट्ठा किया और फूलन देवी से कहा, जाओ इसी हालत में पानी भरकर लेकर आओ। फूलन देवी इसी हालत में कुएं से पानी भरकर सिर पर मटका लेकर चल पड़ती है। सारा गांव उसका मजाक उड़ाता है। लाला राम और श्री राम दोनों ही गांव वालों से कहते हैं कि इसने हम ठाकुरों को गाली दी थी,
हमारे आदमी को मारा था, इसलिए इसकी ये दुर्दशा हो रही है। इस अपमान के बाद फूलन देवी को एक बार फिर उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर फूलन देवी के साथ जो हो रहा था उसके साथ पानी भरने वाले घटनाक्रम की खबर सभी तरफ आग की तरह फैल गई और आगे चलकर ये खबर विक्रम मल्लाह गैंग के उन सदस्यों तक पहुंच जाती है जो उस समय वहां से भाग गए थे। उनको जब पता चलता है कि फूलन देवी बहमई गांव में है और अभी जिंदा है तो वो किसी भी तरीके से फूलन को बहमई गांव से वापस अपने साथ ले आने की जुगाड़ में लग जाते हैं। एक दिन ये फूलन देवी को अपने साथ ले जाते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसे हौसला देते हैं। इसके साथ ही एक नया गैंग बनाते हैं, मल्लाह गैंग। अब छोटी मोटी लूटपाट और डकैती को अंजाम देता है। इस गैंग की लीडर फूलन देवी होती है। एक बार फिर फूलन का गैंग सक्रिय हो गया था, लेकिन फूलन के दिमाग में श्री राम लाल और लाला राम के साथ साथ बहमई गांव के वो 20-22 ठाकुर घूम रहे थे जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। एक दिन सूचना मिलती है कि 14 फरवरी 1981 के दिन लाला राम और श्री राम बहमई गांव में आने वाले हैं। गांव में शादी का माहौल था। फूलन देवी और उसकी गैंग पुलिस की वर्दी में गांव में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को फूलन देवी ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिले। उसके बाद उसने 20 ठाकुरों को एक लाइन से खड़ा किया और पूरे गांव वालों को चेतावनी देते हुए फूलन देवी कहती है कि देखो, जब मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा था, मुझे उस हालत में घड़े से पानी भरने के लिए कहा गया था, तब ये सारे के सारे गांव वाले चुपचाप बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये 20-22 लोग वही हैं जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके बाद फूलन देवी अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश देती है और देखते ही देखते 22 जिंदगियां मौत की नींद सो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट में मारे गए 22 लोगों में केवल 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने फूलन के साथ गलत काम किया था। लेकिन उसमें पुलिस को ना तो श्री राम मिला और ना ही लाला राम। इसके बाद फूलन का गैंग वहां से चला जाता है, लेकिन ये खबर जैसे ही शासन प्रशासन तक फैलती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्होंने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर अब फूलन देवी के खिलाफ कार्रवाई करने का बहुत जबरदस्त दबाव था। पुलिस का पूरा सिस्टम फूलन देवी की गैंग के खिलाफ एक्टिव हो जाता है। फूलन देवी के गैंग के लोगों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर किया जाने लगता है, लेकिन फिर भी फूलन देवी का कोई अता पता नहीं लगता। प्रशासन की तरफ से सीधे सीधे फूलन देवी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दे दिए जाते हैं। इस बीच पुलिस के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इंदिरा गांधी से मिलकर उन्हें कहते हैं कि वो फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए मनाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी उन्हें इस बात की परमिशन दे देती हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। फूलन देवी एक डकैत जरूर थी, लेकिन अमीरों से लूटपाट करके वो अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। देखते ही देखते उसने लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। फूलन देवी से सरेंडर की बातचीत की जाती है तो वो सरेंडर के लिए अपनी 6 शर्तें रखती है, जिसके तहत वो यूपी के बजाय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर करना चाहती है। वो अपने हथियार महात्मा गांधी और दुर्गा मां की तस्वीर के सामने रखेगी और उसे और उसके साथियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और 8 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा। सरेंडर के समय परिवार के लोग मौजूद रहेंगे। आगे परिवार के साथ सरवाइव करने के लिए जमीन और पेंशन दी जाए। फाइनली 14 फरवरी 1983 के दिन फूलन देवी के सरेंडर की तैयारी चल रही थी, जिसमें 300 पुलिस वालों को लगाया गया था। लेकिन प्रशासन वाले उस वक्त हैरान हो गए जब सुरेंद्र वाली जगह पर फूलन देवी के समर्थन में 15,000 लोग इकट्ठा हो गए। फूलन देवी ने सरेंडर किया और आने वाले 11 सालों तक उसके खिलाफ केस ही शुरू नहीं हुआ। इसके बाद साल 1994 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, जिसमें फूलन देवी पेरोल पर बाहर आ गई। मुलायम सिंह सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज 48 मुकदमे वापस ले लिए। साल 1995 में फूलन देवी दूसरी शादी कर लेती हैं। आगे चलकर वो समाजवादी पार्टी की टिकट हासिल करके मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर संसद तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद साल 1998 में चुनाव होते हैं, जिसमें वो हार जाती हैं, लेकिन 1999 में एक बार फिर मिर्जापुर सीट से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचती हैं। 25 जुलाई साल 2001 को फूलन देवी की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय वो अपने सरकारी निवास पर मौजूद थी। उन्हें मारने वालों में शेर सिंह राणा का नाम प्रमुखता से लिया गया और यह बताया गया कि बहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की गई है। दोस्तों, फूलन देवी के साथ जो हुआ वो डेफिनेटली बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके साथ ही शासन प्रशासन के रवैये पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी दस्यु सुंदरी फूलन देवी की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।